अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन इन दिस ऑडिट एंड एश्योरेंस क्लास। अब जो है बेटा हम एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए बेटा, जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ऐसे बिजनेस के लिए जिसमें पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, अकाउंटिंग जो प्रोफेशन है, होता क्या है कि ऑडिटर अपने ओपिनियन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देता है ओपिनियन, जिस ओपिनियन की बुनियाद पे हजारों लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स का डिसीजन जो है वो बेस कर रहा होता है। तो अगर इस किस्म के प्रोफेशंस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे तो फिर मिस यूज होगा और अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? पब्लिक का। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, लाइक मेडिसिन। अब मेडिसिन कितना आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आता है पब्लिक के ऊपर, तो उसके ऊपर ना रेगुलेशन की जरूरत है। बेसिकली मैं आपको बताऊं रेगुलेशंस क्या चीज होती है। गवर्नमेंट के इदारे जो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर नजर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हाईली रेगुलेटेड। इसका मतलब कोई है जो उसको पूछने वाला है, उसकी रेगुलेशंस होती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, ऑयल एंड पेट्रोलियम की इंडस्ट्री, ठीक है, वो हर जगह पर होती है। तो पाकिस्तान में एक इदारा है ओगरा, मैं ऐसे ही पहले नाम लिख लेता हूँ, ओगरा। इसका मतलब होता है कोबरा नहीं, ओगरा। ये क्या है? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब जितने भी आपके पास ये ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, इसके ऊपर ये रेगुलेशंस करती हैं कि कहीं कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई आपके पास ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही कि पब्लिक के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। कानून प्रॉपर फॉलो कर रही है कंपनीज या नहीं। इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दूं, पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब जितनी भी आपके पास ये सिम्स की कंपनी है, ये उनको रेगुलेट करती है, उनकी तमाम चीजें कि रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो हो रही है या नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोफेशंस रेगुलेटेड हो। रेगुलेटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर नजर रखी जाए कि क्या वो कानून सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं जा रहा। दैट्स अ ओनली रीजन, ठीक है, दैट्स अ ओनली रीजन रेगुलेशन। तो प्रोफेशंस रेगुलेटेड होने चाहिए, हर किस्म के प्रोफेशन जो है ना वो रेगुलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज में आपके पास जो ई कॉमर्स है उसको भी रेगुलेशन की जाती है, आपके पास टेक्सटाइल को भी रेगुलेशन की जाती है, हर तरह की चीजों में रेगुलेशन होती है। तो रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नीड फॉर द रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री कौन सी? ये बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। तो देखिए, एक छोटा सा सवाल ये है, क्या ऑडिटर कानून तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और उसको ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जा रहा है। अज्यूम कर रहा हूं मैं कि कंपनी में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट्स है कंपनी के अंदर, सही। तो ऑडिटर को ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए। लेकिन अगर एक ऑडिटर पैसे वैसे ले ले और उसके बाद अनमॉडिफाई, यानी कि वो अपना ओपिनियन सेल आउट कर रहा है, वो अपना ओपिनियन क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। जो गलत ओपिनियन देगा, गलत लोग जाएंगे और वो गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। तो कितनी गलत बात है। इसी वजह से रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। रेगुलेशंस आती हैं कभी कभार इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, जिसका फायदा उठा के, जिस लूप होल्स का फायदा उठा के जो शर पसंद अनासिर है, जो नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपना फ्रॉड करते हैं। फिर रेगुलेशंस को किया जाता है मजीद स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हमारे इस प्रोफेशन से रिलेटेड हमें रेगुलेशंस के ऊपर कुछ बात करनी। देखें, कॉर्पोरेट फेलियर्स इन द पास्ट, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट फेलियर्स। यानी कि माजी में कुछ इदारे हैं, माजी में बेटा कुछ इदारे हैं जो कि आपके पास क्या हुए थे? वो फेल हुए थे। कॉर्पोरेट फेलियर्स, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट फेलियर्स इन द पास्ट, ठीक है। अब ये चेक करें, ये क्या लिखा है? लाइक एनरॉन कंपनी एंड द फर्म अर्थर एंडरसन। मैं आपको एक छोटी सी बेटा एक मिसाल बताऊं। आज अगर मैं आपसे बोलूं कि कितनी बिग फर्म्स हैं, तो यकीनन लोग बोलेंगे बिग फोर, यही बोलेंगे ना, बिग फोर। और हकीकत बात भी यही है, बिग फोर ही है। लेकिन आज नहीं, पहले बिग फाइव फर्म्स हुआ करती थी, और इस बिग फाइव में एक फर्म अर्थर एंडरसन के नाम से एक कंपनी हुआ करती थी। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2001, बल्कि मुझे यूज करना चाहिए वर्ड टिल 2001, क्योंकि 2001 के बाद जो है ना ये प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, अब हम बात करते क्या, देखें, एक तो आपके पास फर्म कौन सी है। अच्छा देखिए, फर्म में भी ना बच्चों को इतना पता नहीं होता कि नाम, वो बोलते जी फर्ग्यूसन में जाना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी ऑडियंस उसको फर्ग्यूसन के नाम से जानती है, जबकि इंटरनेशनल नेम उसका पीडब्ल्यूसी है, प्राइस वाटर हाउस कूपर। प्राइस वाटर हाउस कूपर, ये आप यूं ही समझ लें कि पाकिस्तान में ऑपरेट करने का जिन्होंने लिया, उसने अपना नाम अर्थर एंड सॉरी वो क्या लिखा, फर्ग्यूसन रखा हुआ है। तो अब आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्राइस वाटर हाउस कूपर है, आपके पास केपीएमजी है, केपीएमजी इज एन इंटरनेशनल नेम। पाकिस्तान की अगर आप बात करें
तो तासीर हादी केपीएमजी, जिन्होंने इसका केपीएमजी को वो ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है। इसी तरीके से आपके पास ईवाई है, अर्नस्ट एंड यंग, पाकिस्तान में इसका नाम है सिद्धार्थ हैदर ईवाई फोर्ड रोड्स। और फिर आपके पास डिलॉयट भी है। अच्छा, डिलॉयट पाकिस्तान में ये इसके ऑपरेशन अभी है नहीं है, खैर उसको आप छोड़े, लेकिन वो नाम आता। ये 4 इंटरनेशनल नेम है, ये आप किसी भी कंट्री में देख लें, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएई में, यूके में, हर जगह पर आपको ये बड़े नाम नजर आएंगे। तो अपनी अपनी कंट्री में वो नाम है। अच्छा खैर, एनीवेज ये टॉपिक से मैं बाहर चले जाऊंगा। इसी तरह बिग 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था अर्थर एंडरसन। तो ये बिग 5 फर्म हुआ करती थी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एनरॉन। अच्छा, जो एनरॉन का केस है ना, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए भाई। अभी भी मैं देखता हूँ कि AA लेवल पर बच्चों को इस केस के बारे में नहीं होता। तो ये राइट फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज पता होना चाहिए। एनीवेज, एनरॉन कंपनी का केस अगर आपको पता नहीं, मैं मुख्तसर छोटा सा केस सुना देता हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी जो है ना वो कहानी नहीं करूंगा। एनरॉन के केस में होता ये था, ये एक तरह से आप ये समझ ले दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, यूएसए में थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नंबर 1 कंपनी। और फ्रॉड नहीं, सीरीज ऑफ फ्रॉड क्या करते थे, मिस स्टेटमेंट, हो कुछ रहा है एक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, और ये जनाब जो है ना ये ओपिनियन कौन सा दे रहे थे, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दिए जा रहे थे 1996 से सीरीज ऑफ फ्रॉड इनके चल रहे थे। फिर एक वक्त आया, इनका फ्रॉड जो है ना वो भांडा फूटा, और ये कंपनी भी बंद हो गई, और ये अर्थर एंडरसन फर्म भी आपके पास बंद हो गई। तो वी हैव लेफ्ट विद बिग 4 फर्म्स। ठीक है, तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, कंपनीज फेल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ये एनरॉन का केस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि इस वक्त जो टॉपिक है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो खैर एनीवेज, कॉर्पोरेट फेलियर्स इन द पास्ट, ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है। इसकी वजह से इसकी वजह से मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकतन इसकी वजह से बेटा ये जो है ना आपके पास ये फर्म बदनाम नहीं हुई थी कि जी अर्थर एंड एंडरसन ने, प्रोफेशन बदनाम हो गया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो होते ना लोग बातें बनाते हैं। अब क्या हुआ है, अर्थर एंडरसन, लोगों ने बोलना शुरू किया होगा, वो देखो ऑडिटर, बिकाऊ ऑडिटर, ये ऑडिटर बिक गया है, ऐसा ही है ना। तो इसकी वजह से ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये बदनाम हो गई। ठीक है ना, ये चीज है। तो इससे होता ये है, इन चीजों से होता ये है बेटा कि डिसरेप्यूटेड प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाइट कॉलर रॉबर के नाम से अगर आपको कोई पुकारे तो ये गलत बात हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया और वो शख्स डॉक्टर है, तो वो ये बोलेंगे यार ये देखो डॉक्टर ने कैसा काम किया, उस एक डॉक्टर की वजह से पूरा का पूरा प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट फेलियर्स माजी में हुए, जिसकी वजह से डिसरेप्यूट में कौन आ गया, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का प्रोफेशन आ गया। ठीक है, इसकी वजह से तो रेगुलेशंस की जरूरत है, क्योंकि एक चीज कोई गलत हरकत करेगा तो पूरी उसकी कम्युनिटी, वो सारी चीजें बदनाम हो जाती है। और ये जो फैक्ट है ये होता ही है। फिर क्या लिखा है, द रोल ऑफ ऑडिटर इज अंडर स्क्रूटनी। फिर ऑडिटर के रोल को बड़ा स्क्रूटनी में रखा गया सिर्फ इनकी वजह से। अच्छा, ये कंपनी भी बहुत ज्यादा करप्ट थी भाई, इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। और 2001 में आपको वाकया पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी नीचे गिरा था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो 9/11 ना सितंबर में, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में ये कंपनी का कोलैप्स हो गया। तो बहुत ज्यादा क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे। एनीवेज आगे बढ़े, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि बेटा आपके पास जो प्रोफेशन अकाउंटिंग का वो बदनाम हो रहा है, और ऑडिटर का रोल बहुत ज्यादा स्क्रूटनी कहते हैं, मतलब उसको ऑडिटर के काम को भी चेक किया जा रहा है, यानी कि द टाइम कम्स व्हेन द ऑडिटर्स आर बीइंग ऑडिटेड। सही है, ये आपके पास चीजें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिशनर हैज टू कंप्लाई रेगुलेशंस, रेगुलेटरी गाइडेंस लाइक। प्रैक्टिशनर का यहाँ से मतलब कौन है, यहाँ से मुराद प्रैक्टिशनर में कौन है बेटा, ऑडिटर। अच्छा, ये यूएसए का केस था, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो हैज टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडेंस लाइक कंपनीज एक्ट 2006 यूके में कंपनीज एक्ट 2006 2006 ये आया। और अमेरिका में एक लॉ हुआ, उसका नाम था सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, सॉक्स एक्ट, इसको हम लोग सॉक्स एक्ट भी बोलेंगे, और ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके रिस्पांस में, इस एनरॉन के केस के रिस्पांस में। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एप्लीकेबल, जिसको हम लोग आइजाज के तहत जानेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग आइजा के तहत जानेंगे। और फिर भाई आपको एथिक्स के ऊपर भी बहुत कंप्लाई करना है, यानी कि मैं आपको एक बात बता दूं, एक ऑडिटर को कानून भी फॉलो करना है। ये आपके पास लॉ हो गए ना, एक तरह से इसको हम लोग लॉ कह लेंगे। ये तो आइजा है और ये आपके पास एथिक्स है। यानी कि एक वक्त अभी ऐसा आ गया है कि जो बदतमीजी ऊपर हुई थी ना, ये 2001 में, जो बदतमीजी से मतलब ये कि प्रोफेशनल, ये इन्होंने प्रोफेशनली बदतमीजी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इन्होंने जो हरकत की थी, इसकी वजह से ऑडिटर के ऊपर रेगुलेशन है कि ऑडिटर कानून भी फॉलो करेगा, एथिक्स भी फॉलो करेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि इसका अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है, पब्लिक के ऊपर जाता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूव ऑन, हु नीड्स ऑडिट एंड व्हाई, किसको ऑडिट की जरूरत है और क्यों है। ठीक है, किसको और व्हाई, क्यों जरूरत है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इन मोस्ट कंट्रीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव एन ऑडिट। बहुत सारी कंट्रीज में ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना जरूरी है। स्मॉल और ओनर मैनेज कंपनीज आर ऑफन एग्जम्प्टेड। स्मॉल और ओनर मैनेज यानी कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी, अच्छा मैं पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं, हर कंट्री का अपना रूल होता है। जो लिस्टेड है ना, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं, बेटा उसकी तो ऑडिट लाजमी है ना। लेकिन कुछ कंट्रीज में, जैसे मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल बता दूं, पाकिस्तान में क्योंकि वो कंपनीज है, हम तो यूके का ही पढ़ रहे होते हैं ना एसीसी में, पाकिस्तान में आएगी 75 मिलियन का जिसका पेड अप कैपिटल, और वो प्राइवेट कंपनी भी है, तो उसका ऑडिट होना लाजमी है। तो कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होता है। एनीवेज, ये ऑफन का लफ्ज इसीलिए लिखा हुआ है कि अक्सर और बेशतर ये कंपनीज जो है ना, ये आपके पास उससे एग्जाम्प्ट है, आपकी क्या कहते हैं, ऑडिट से। दिस इज बिकॉज देयर इज लेस वैल्यू इन ऑडिट फॉर दीज कंपनीज। ठीक है, इस वजह से ये कंपनी एग्जाम्प्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नोट, these exemptions often do not apply to companies in certain regulated sector, for example financial services और कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हो सकता है वो प्राइवेट भी हो, तो उसका ऑडिट होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपसे शुरू में ही क्या कहा था कि जब आपके पास पब्लिक के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होगा ना किसी भी एक्टिविटी का, यार उसके ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये जरूरी भी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी जो है ना, ये ऑडिट से आपके पास एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, हु मे एक्ट एज एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है? अब ऐसा थोड़ी है कि यार आप सुबह उठे आपने बोला जी आज मैं ऑडिटर बनूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। टू बी एलिजिबल एक्ट एन एज ऑडिटर अ पर्सन मस्ट बी, देखो लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, मस्ट, यानी कि आपको लाजमी तौर पे मेंबर होना चाहिए RSB, रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, एग्जांपल ACCA, एंड अलाउड बाय रूल्स ऑफ दैट बॉडी टू बी एन ऑडिटर। यानी कि कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का मेंबर हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाइक ACC हो गया, आपके पास पाकिस्तान में ICAP हो गया, ICAEW हो गया, आपके पास इस तरह की 170 अकाउंटिंग बॉडीज है जो रिकॉग्नाइज्ड होंगी, जो कि आपका कंट्री। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप एग्जाम्पल है UAE की। ठीक है, आप UAE की एग्जाम्पल है, दुबई वगैरह में, यहाँ पे ACC के पास ऑडिट राइट्स है, वो फर्म खोल के एक्सटर्नल ऑडिट पे साइन कर सकता है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जो फर्म की हायरार्की है ना, उसमें आप पार्टनर नहीं बन सकते। ACC सिर्फ ऑडिट ओपिनियन पे साइन नहीं करेगा, बाकी सारे काम कर सकता है। अगर ACC मेंबर नहीं भी हो तो और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, लाइक अकाउंटिंग सर्विस, टैक्स सर्विस, वो आप दे सकते हैं। लेकिन ऑडिट साइन कर, क्योंकि वो कंट्री के ऊपर, कंट्री का भी एक लॉ होता है ना भाई, पाकिस्तान में ICAP के मेंबर को साइनिंग अथॉरिटी है, दैट्स इट। अच्छा, और समवन डायरेक्टली ऑथोराइज बाय द स्टेट, डायरेक्टली ऑथोराइज बाय द स्टेट। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, जैसे पाकिस्तान में ICAP है, ठीक है, यूके में चले जाए तो ICW को भी कानून ने हक दिया है। पढ़ा लिखा, यानी कि AC से भी पढ़ा लिखा है भाई, उसके पास भी एक्सपीरियंस है, मेंबर होना चाहिए। और बेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक जरा छोटी सी भी चीज बता दूं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना इस चीज में भी शायद कंफ्यूजन शायद हो सकता है होती हो। मेंबर का मतलब ये होता है कि द पर्सन हु इज क्वालिफाइड प्लस उसके पास सर्टेन टाइम पीरियड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि अराउंड आप ये समझ लें कि जैसे ACC में 3 साल की क्वालिफिकेशन, ये आर्टिकलशिप का ये वर्किंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास मेंबर कहलाता है। ठीक है, तो ACC की अगर मैं बात करूं तो 3 लेयर्स है ना, स्टूडेंट, ACC एफिलिएट और वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद मेंबर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ACC की ये है कि आप वर्किंग एक्सपीरियंस साथ साथ भी ले सकते हो। एनीवेज, तो ऑडिटर कौन बन सकता है बेटा, ये हमारी बात हो गई, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंसी का मेंबर। नाउ हु मे नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, एग्जाम्पल एक्सक्लूडेड बाय द लॉ, वो शख्स ऑडिटर नहीं बन सकता जिसको कानून ने एक्सक्लूड किया बोल के भाई तू ऑडिटर नहीं है। अब वो कौन है जो ऑडिटर नहीं है? द लॉ इन मोस्ट कंट्रीज एक्सक्लूड दोज हु मैनेज और वर्क फॉर द कंपनी। एग्जाम्पल, एक कंपनी का डायरेक्टर, बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं कंपनी का CEO हूं या फाइनेंस डायरेक्टर हूं, तो मंडे को मैंने अकाउंट्स बनाए, ट्यूसडे को मैं ऑडिट कर रहा हूं, पॉसिबल है? मेरा कोई इंप्लॉय बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेंबर है ACC का, वो ऑडिट कर सकता है? नहीं ना। तो कंपनी का अपना बंदा थोड़ी होगा
तो वो तो कोई एक्सटर्नल होना चाहिए ना बेटा, वो तो आपके पास एक्सटर्नल होना चाहिए। तो जो कंपनी आपके पास, ये ऑडिटर बेटा कौन होगा, जो कि आपके पास एक्सटर्नल होगा। सिंपल इज दैट, आपकी कंपनी का जो शख्स स्टेक होल्डर है, यानी कि स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर आपकी कंपनी का कस्टमर, आपकी कंपनी का सप्लायर, आपकी कंपनी का बैंकर, आपकी कंपनी का बैंकर के साथ साथ आप ये अज्यूम कर लें आपकी कंपनी का एम्प्लॉय। अरे वो नहीं होना चाहिए यार, वो कैसे बन सकता है ऑडिटर। आगे क्या लिखा है, एंड दोज हु हैव बिजनेस और पर्सनल कनेक्शन। ये तो एथिक्स में भी पढ़ाया जाता है भाई, कि ये जो है ना पर्सनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, आई एम द CEO and I am also chartered accountant. I prepared the financial statements। और मेरा भाई, मेरा कोई फैमिली मेंबर, मेरे घर में से कोई भी शख्स, क्या वो ऑडिट कर सकता है अगर वो भी चार्टेड अकाउंटेंसी? अरे नहीं भाई, ये पर्सनल कनेक्शन है। अब मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, वो ऑडिट करेगा? वो कभी मेरी चीज को गलत बोलेगा? तो क्या लिखा, हु हैव बिजनेस और पर्सनल कनेक्शन विद देम फ्रॉम ऑडिटिंग दैट कंपनी। तो ये शख्स नहीं, ये साफ मना है, इनके बारे में इनकार है कि भाईजान आप ऑडिटर नहीं बन सकते हमारे। ठीक है, जो जो बन सकता है वो बता दिया, जो नहीं बन सकता उसका क्राइटेरिया भी बता दिया। एक्सक्लूडेड बाय कोड ऑफ एथिक्स, एक तो लॉ जो कानून ने मना किया, और एक जो एथिक्स मना करे इखलाकी तौर पे है। इखलाकी तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक शख्स है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने ACCA किया है और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, रिश्तेदार नहीं है, कोई खूनी इसका रिश्ता नहीं है, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी ACCA किया है। अब वो मेरी कंपनी को ऑडिट करने आएगा, तो बेटा इसको तो आप एथिक्स में फैमिलियरिटी थ्रेट कहते हो ना, इसको तो आप एथिक्स में क्या कहते हो, वो कैसे मेरी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे मना करेगा कि वो खराब है, चाहे उसमें गलती है या नहीं? अव्वल तो वो देखेगा ही नहीं, बोलेगा अबे हारिस तूने बनाई है, खैर है बड़ी, तेरे पे भरोसा है। तो ये इखलाकी तौर पे भी ये चीजें मना है। तो ऑडिटर मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद अ कोड ऑफ एथिक्स। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, आप लोगों ने ये अर्लियर स्टडीज में भी पढ़ा होगा, कोड ऑफ एथिक्स F1 के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। The code of ethics requires the auditor to consider any factor that would prevent them acting as an auditor, such as independency, competency, और इश्यूज रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिपेंडेंसी, कॉम्पिटेंसी, काबिलियत, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या वो शख्स राज को राज रख सकता है? तो ये बहुत डिटेल में एथिक्स और एक्सेप्टेंस के चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में आपके पास मौजूद है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा। सॉरी, ये हो गई थी स्लाइड, सॉरी ये हो गया था, ओके ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये लोग ऑडिट नहीं कर सकते, कुछ कानूनी तौर पे मना है और कुछ इखलाकी तौर पे मना है। बाकी की जो इसकी डिटेल है वो एथिक्स के चैप्टर में है। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? जी बच्चे, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? तो अब हम देखते हैं बेटा, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर रहा है बेटा यहाँ पे? ऑडिटर को अपॉइंट करता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अपॉइंट द ऑडिटर बाय वोटिंग। मेंबर्स कौन? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर देते हैं वोट। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने F4 लॉ का पेपर पढ़ा होगा। तो वोटिंग कौन करता है? शेयर होल्डर्स की वोटिंग होती है। उस महफिल का नाम क्या होता है? उस महफिल का नाम है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। वहां पर आपके पास वो एक महफिल लगती है, और ये क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। और ये मीटिंग किसके साथ होती है? डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स वहां पे वोटिंग करते हैं। उसका दूसरा, अच्छा एक तो ये, दूसरा क्या है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अब ये जरा देखिएगा, डायरेक्टर कैन अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। अल्फाज में गौर, पहला पहला ऑडिटर, यानी कि कंपनी बनी है, पहली बार लिस्ट हुई है, और इस साल उसका ऑडिट करना कानूनी तौर पे लाजमी है, पहली बार। तो पहला ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर वो उसको करना होगा। सब्सिक्वेंटली का मतलब है कि आइंदा आने वाले सालों में वो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है?
दिस रिक्वायर्स मेंबर्स अप्रूवल एट मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स की अप्रूवल भी चाहिए, जाहिर सी बात है कि भाई पहला ऑडिटर है तो शेयर होल्डर से हमने इजाजत ले ली कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। इन सम कंट्रीज द ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर एज अ मैटर ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब कर सकते हैं पहला ऑडिटर, लेकिन उसके लिए भी परमिशन की जरूरत है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टेट आपका ये आपकी जो स्टेट, जैसे आपका सूबा, प्रोविंस, स्टेट, ठीक है ना, जैसे सिंध एक स्टेट है इस तरह। यूएई में आप देख लें दुबई एक स्टेट है, अमेरिका में आप देख लें वो 52 उनकी स्टेट्स है। एनीवेज, तो जो स्टेट का सेक्रेटरी है ना, यानी कि गवर्नमेंट इंप्लॉय, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर बात हो रही, सिंपल। इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर और डायरेक्टर, अगर मेंबर यानी कि शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे, डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर रहे, तो अब कानून आ जाएगा। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि जो पूरे उस सूबे का एक सेक्रेटरी है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट कहने, वो अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो वो आपके पास अपॉइंट कर सकती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन केस अगर मेंबर और डायरेक्टर अपॉइंट ना करें तो। तो ये नौबत कब आएगी, जब डायरेक्टर और शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब जैसे बेटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मैं आपको मजीद एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यूके में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको कहते हैं, या यूं आप समझ लें कि जिस तरह एक इदारा है ना, कंपनी है, उसमें होता है ना फाइनेंस डायरेक्टर, सेल डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट लेवल पर भी डील किया जाता है। जैसे हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हम क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, सिविल एविएशन वो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसका मिनिस्टर है। तो इस तरह मिनिस्टर्स होते हैं, तो आप इसको सेक्रेटरी, तो इसी तरीके से आप ये अज्यूम कर लें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना एक तरह से, तो यूके में उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। एनीवेज, तो ये हर एक फील्ड का जो रेगुलेट करने वाला जो शख्स होता है ना, वो भी अपॉइंट कर सकता है। इन सिंपल लैंग्वेज यार, अब इसको गवर्नमेंट क्या लोना खत्म, लेकिन गवर्नमेंट में भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट। अब ऐसा थोड़ी कि आपको एग्जाम्पल दूं कि म्यूनिसिपल का जो ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा, यार उसका काम कुछ और है, वो फाइनेंस वाला अपॉइंट करेगा। खैर एनीवेज, तो कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स पहली अगर ऑडिटर है तो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर तो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज जो पब्लिक की है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आर अपॉइंटेड फ्रॉम वन एजीएम टू नेक्स्ट वन। एक एजीएम से अगली एजीएम में। ये मीटिंग किसके दरमियान होती है, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, पब्लिक कंपनीज वो एजीएम मैंने आपको बता दिया, और प्राइवेट कंपनीज के जो ऑडिटर है आर अपॉइंटेड अंटिल अंटिल दे आर रिमूव्ड। ठीक है, ये जरा पॉइंट समझिएगा दोबारा। पब्लिक कंपनी के जो ऑडिटर्स है आर अपॉइंटेड फ्रॉम वन एजीएम टू नेक्स्ट वन, एक एजीएम से अगले एजीएम तक, यानी कि हर साल उसके इलेक्शंस होना जरूरी है। ठीक है ना, और यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शंस होंगे तभी तो वोट देंगे। और ऑडिटर ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर अपॉइंटेड अंटिल दे आर रिमूव्ड। अगर वो प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर रिमूव ना कर दिए गए, जब तक फिर वो ऑडिटर चलता रहता है, और रिमूव हो जाते हैं तो फिर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ रिमूविंग द ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव करना है, ऑडिटर को रिमूव करना है। देखते हैं इसमें क्या लिखा बेटा, ऑडिटर को रिमूव। अरेंजमेंट्स फॉर रिमूविंग द ऑडिटर हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट, एक ऑडिटर को रिमूव करें। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक ऑडिटर है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक एम्प्लॉई है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, वो आप उसको पैसे दे रहे हो, आपका काम सही नहीं कर रहा, तो आप उसको निकाल देंगे। तो ऑडिटर को भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी भाईजान एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसे, देखें, द स्ट्रक्चर क्या, द ऑडिटर हैज सफिशिएंटली सिक्योर tenure of office to maintain independence of management. ठीक है, arrangements for removing the auditor to have to be structured in such a way that auditor has sufficiently secure the tenure of the office. मतलब ऑडिटर ने एक टेन्योर, मतलब वो प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है कि हाँ भाई ये इस टाइम पीरियड के लिए ऑडिट करने वाला है, और इंडिपेंडेंसी करने के लिए। ठीक है, द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड इफ देयर आर डाउट्स अबाउट देयर कंटिन्यूइंग एबिलिटी टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली। यानी कि दो बातें क्या लिखी है, पहली बात जरा दोबारा देखें, सफिशिएंटली सिक्योर टेन्योर ऑफ ऑफिस। ऐसा नहीं है भाई मैं ट्राई करने आया हूं ऑडिटर बनने के लिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर एजीएम हुई, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बना, ऑडिटर को वेलकम किया गया, काम शुरू किया गया,
अभी तक जहन में क्या चल रहा है कि ये ऑडिटर इस साल का ऑडिट करके ही जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, रिमूव कब करेंगे उसको, अगर ये बात साबित होती है कि कंटिन्यूस बेसिस पर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। दैट्स अ सिंपल पॉइंट, ठीक है। यानी कि पहले अपॉइंटमेंट होना जरूरी है फॉर्मली, उसके बाद फिर अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए रिमूविंग में क्या लिखा है, मजीद रिमूविंग में नोट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैन बी यूजुअली अचीव बाय सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स आके बोलेंगे, फाइनेंस डायरेक्टर, सीईओ, ऑडिटर जाइए, ऐसा नहीं है। तो इसकी भी प्रॉपर एक मीटिंग कॉल होगी, सिंपल मेजोरिटी आपको लेने पड़ेंगे। हाउएवर देयर आर सम सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द रेजोल्यूशन टू रिमूव द ऑडिटर, लाइक कुछ सेफगार्ड्स भी हैं टू प्रिवेंट द रेजोल्यूशन टू रिमूव, यानी कि कुछ सेफगार्ड्स भी है। कैसे? स्पेसिफिक नोटिस पीरियड, मैं बताता हूँ कैसे। द स्पेसिफिक नोटिस पीरियड का बेटा आप मतलब आप ये समझ लें कि एक मोहलत भी दी जा सकती है, नोटिस दिया जा सकता है कि यार सही हो जाए, टू प्रिवेंट द रेजोल्यूशन टू रिमूव, सुधर जाओ भाई, ऑडिटर अपना काम सही तरीके से कर लो तो आपको रिमूव नहीं करते। तो इस तरह का नोटिस पीरियड भी दिया जा सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, नोटिस, स्पेसिफाइड नोटिस पीरियड, कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं है, बस एक नोटिस, वार्निंग काइंड ऑफ थिंग, आप इसको कह सकते हैं बेटा वार्निंग। द ऑडिटर कैन सर्कुलेट रिप्रेजेंटेशन स्टेटिंग व्हाई दे शुड नॉट बी रिमूव्ड इफ एप्लीकेबल, यानी कि एक ऑडिटर अपनी सेल्फ डिफेंस में उसको बोलने का मौका दिया जा सकता है कि भाई ऑडिटर तू बता, हम तुझे निकाल रहे हैं इस मेजोरिटी वोटिंग से, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो उसको मौका दिया जा सकता है, वो बता सकता है कि यार आप मुझे नहीं निकाले, मैं अपना काम सही कर रहा हूं, यानी कि उसको बोलने का मौका दिया जा सकता है। A statement of circumstances must send to the company and regulatory authority. Regulatory authority मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। To set out issues surrounding the cessation of office, यानी कि statement of circumstances ये आप रेगुलेटर को भी भिजवाओगे और साथ साथ आपने ये कंपनी को भी भिजवाना है, ठीक है, इन तमाम चीजों से रिलेटेड। तो ऑडिटर को निकाला जा सकता है, सिंपल है, पहले वो फॉर्मली अपॉइंट हुआ और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसकी मेजोरिटी वोटिंग होगी और रुकवाई भी जा सकती है नोटिस देके, उसको अपनी गवाही में बोलने का मौका दिया जा सकता है और उसकी जो गवाही है वो रेगुलेशंस वगैरह को सबको भिजवानी है, ठीक है। रिजाइनिंग, रिजाइनिंग का मतलब निकालना नहीं है, यानी कि फॉर्मल रेजिग्नेशन है। मिसाल के तौर पे जिस तरह एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और वो रिजाइन करता है कि 1 महीने का नोटिस देके कि सर मैं अगले महीने से कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ या मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर रिजाइन भी कर सकता है। रिजाइन का मतलब क्या हो जाता है कि ऑडिटर खुद से छोड़ना चाह रहा है, इस कंपनी को खुद से ऑडिट छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखें क्या लिखा हुआ है, कर सकता है, हाँ वैसे ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑडिटर कैन रिजाइन इफ इन प्रैक्टिस द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर। मिसाल, ऑडिटर, आप ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट, आप कौन, ऑडिटर मैं मैनेजमेंट, आपकी और मेरी बन नहीं रही है, मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, आपका रूड बिहेवियर है, आपका अच्छा बिहेवियर है, मेरा रूड बिहेवियर है, कुछ भी है, हम दोनों की बन नहीं रही, तो ऑडिटर कैन रिजाइन, ठीक है, दरमियान में। On resignation, the auditor issue written notice of resignation and a statement of circumstances. Statement of circumstances का मतलब है वजह बताओ, ऑडिटर क्यों रिजाइन कर रहा है, तू यार तू क्यों हमको छोड़ के जा रहा है। टू द मेंबर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी समझ गया ना, जैसे ओगरा वगैरह, और मेंबर्स कौन, शेयर होल्डर्स। तो ऑडिटर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रॉपर एक रिटन नोटिस दें कि भाई ये वीक में ऑडिट कर रहा हूँ या इस 20 दिन के बाद मैं ऑडिट नहीं करूंगा, प्रॉपर नोटिस दें। नोटिस का मतलब होता है एक टाइम पीरियड डिसाइड करना, वो आप एंगेजमेंट लेटर में भी कर सकते हो, नोटिस का टाइम पीरियड वगैरह एनीवेज। और अगर कंट्री का, किसी कंट्री का लॉ है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम यूके का लॉ नहीं पढ़ रहे, पाकिस्तान का नहीं पढ़ रहे, मलेशिया का नहीं पढ़ रहे, यूएई का नहीं पढ़ रहे, सऊदीया का नहीं पढ़ रहे, हम इंटरनेशनल पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर कंट्री का लॉ है तो वो आपको फॉलो करना है। बहरहाल रिटन नोटिस और स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है, आपको वो पूरा एक केस सिनेरियो बताना है कि इस वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं कि मुझे अब रिजाइन करना है इसकी कंपनी के ऑडिट से, ठीक है। आगे देखें, नोट, if an auditor resign or is removed, या resign या remove from the office before the end of their term of office, यानी कि दरमियान में या तो ऑडिटर को निकाल दिया है या ऑडिटर भाई ने खुद रिजाइन कर दिया है। एसीसी को जरूर बताओ, क्योंकि बेटा ऑडिटर के नाम के आगे एसीसी लिखा है,
यानी कि ऑडिटर की हरकतों पे एसीसी का नाम जुड़ा है, तो एसीसी को जरूर नोटिफाई कर दो कि हाँ भाई ऑडिटर को हमने या तो निकाल दिया है या तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, तो एसीसी को जरूर बताना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। वही रिजाइनिंग कंटिन्यू चल रहा है। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रिमूवल या रेजिग्नेशन। ऑडिटर को क्या काम करना है, या तो ऑडिटर को निकाल दिया गया है या ऑडिटर ने रिजाइन किया है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑडिटर की। द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम यूके लॉ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूके का लॉ बताया जा रहा है, बट प्रोवाइड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। हमने यूके के लॉ से लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते क्या है। डिपॉजिट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको कुछ डिपॉजिट करना है। क्या क्या डिपॉजिट करना है, पैसे नहीं डिपॉजिट करना है। एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं बेटा ये क्या चीज है। देखो कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस ये होता है कि यहीं पर, इस रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब ये है, आप समझ लो कंपनी का एड्रेस। भाई अगर मैं एक कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ हारिस हनीफ लिमिटेड, तो अगर मैं रजिस्टर करवाऊंगा एज अ कंपनी तो एड्रेस शो करना पड़ेगा ना, जहाँ पे सारे पोस्टल और ये वो, मतलब एक ठिकाना बताना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मेरे ऑफिस में कल आ जाओ, तो ऑफिस का एक, जो कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना उसके ऊपर बात हो रही है। तो आपने क्या डिपॉजिट करना है, ऑडिटर ने स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद द रिमूवल और रेजिग्नेशन, यानी कि एसीसी को बताना है और कंपनी के पास डिपॉजिट करना है कि यार ये कंपनी के पास भी रिटर्न फॉर्मेट में डिपॉजिट होना चाहिए। आई स्टेटमेंट दैट देयर आर नो, दैट देयर आर नो सच सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस जो है जो नहीं है, नहीं यार ऐसी बात है ऐसी बात नहीं है, वो पूरा आपने बताना है। और डील promptly with request for clearance from new auditor, deal promptly, फौरन आपने डील करना है with request for clearance from new auditor। नया ऑडिटर भी आएगा ना, बस आप जल्दी निकले, अपनी चीजें जमा करा दें और जल्दी आपने उसको डील कर लेना और अपनी चीजें क्लियर करके आप जाए, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, ये सर्कमस्टेंसेस है, ये वजह है, ये वजह नहीं है। मुझे और कोई चीज, हाँ जी नया ऑडिटर आ रहा है सर, मैं क्लियर हूँ मैं जा रहा हूँ खुद ऑफिस, इस तरह जल्दी जल्दी वो अपनी चीजें सबमिट करें और निकलते बने। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर के राइट, हक, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक होता है हक, एक होती है ड्यूटी, एक होता फर्ज। राइट माने हक, और एक होता है आपका फर्ज। हक मतलब ये होता है जो मुझे मिलेगा, फर्ज का मतलब होता है जो मुझे करना है। आई बात समझ में, फर्ज का मतलब क्या है, जो मुझे करना है। अगर मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, सैलरी लेना मेरा हक है, राइट। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। तो ऑडिटर के कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। इस वाली स्लाइड में आपको राइट्स नजर आएंगे। ऑडिटर का हक क्या है, देखें, पहला है ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट, जब ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, और एक होगा रेजिग्नेशन के वक्त उसका हक क्या है। पहला क्या है आपके पास, अपॉइंटमेंट के वक्त ऑडिटर का हक क्या है। देखें सबसे पहला पॉइंट, एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसका हक क्या है, उसका हक है उसको एक्सेस मिला जाए कंपनीज की बुक्स का एंड रिकॉर्ड्स का एट एनी रीजनेबल टाइम। मिसाल ऑडिटर आ गया कंपनी में, अब ऐसा नहीं हाँ भाई कल आपको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, परसों आना जी। ओ भाई, एक रीजनेबल टाइम है, ऑडिटर आ गया उसको, क्योंकि ऑडिटर ने ऑडिट किसका करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसको उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजों का एक्सेस होना चाहिए, उसका हक है। टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द ऑडिट, जो भी नेसेसरी आपकी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है नेसेसरी फॉर द ऑडिट। अब ये नहीं कि फाइनेंस डायरेक्टर से पूछे भाई रात को खाने में क्या खाया, ये थोड़ी है। भाई फाइनेंस डायरेक्टर से आप पूछ सकते हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कैसे की गई है, ये आपका हक है भाई उसकी इंफॉर्मेशन लेना, जो इंफॉर्मेशन ऑडिट के लिए नेसेसरी होंगी। टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, एंड अटेंड, ये दोबारा एन ऐसे लिखा गया, एंड अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एजीएम का जो नोटिस होता है ना, जो हम शेयर होल्डर्स को भिजवाते हैं 21 वर्किंग डेज पहले, उसका नोटिस ऑडिटर को भी मिले, हाँ भाई फलाने अगले महीने मीटिंग है, और वो मीटिंग में ऑडिटर भी आएगा, उसका हक है एजीएम में बैठना। क्यों,
ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर ने। एजीएम किसके दरमियान हो रही है? डायरेक्टर्स और ये शेयर होल्डर के दरमियान। ऑडिट किसने किया? तो ऑडिटर का भी उस महफिल में होना लाजमी है, ये उसका हक है। और ये सारे जो हक है ना, ये ऑडिटर को लॉ ने दिए, कानून ने दिए होते हैं हक। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? टू बी हियर्ड एट सच मीटिंग ऑन मैटर्स ऑफ कंसर्न टू द ऑडिटर। मतलब अगर एक ऑडिटर उस महफिल में बैठ रहा है, सुन रहा है ना, सुना भी सकता है, मतलब ये खरी खरी नहीं सुनाएगा, मतलब अगर ऑडिटर कुछ बोलना चाहे तो उसका हक है कि उसको सुना जाए। ठीक है, ये ऑडिटर का एक हक है, यानी कि वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। टू रिसीव कॉपीज ऑफ एनी रिटन रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। रेजोल्यूशन मतलब मैं आपको उर्दू में ये बता दूं कि रेजोल्यूशन मतलब ना करारदाद मंजूर करना, कि हाँ भाई रेजोल्यूशन पास हो गई है, अब ये होगा। कोई भी रेजोल्यूशन कंपनी की होती है तो उसकी एक कॉपी ऑडिटर के पास होना भी लाजमी है। सो दिस इज द राइट ऑफ द ऑडिटर। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑन रेजिग्नेशन, अब कहानी चेंज हो गई, अब ऑडिटर भैया ने रिजाइन कर दिया है। वो अपॉइंटमेंट के वक्त थी, ये रेजिग्नेशन के ऊपर। अच्छा, रेजिग्नेशन में क्या है? टू रिक्वेस्ट जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी टू एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब अगर एक ऑडिटर कंपनी खुद छोड़ के जा रहा है तो वो एक रिक्वेस्ट करेगा, यार एक मीटिंग बुलाओ, मैं शेयर होल्डर्स को बता देता हूं कि भाई मैं क्यों छोड़ रहा हूं। ये उसका हक है, बता के जाएगा यार। फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास? टू रिक्वायर कंपनी to require the company to circulate notice of circumstances relating to the resignation। यानी कि सर्कुलेट करने का मतलब होता है इसको फैला देना, इस पार्टी को दे, उस पार्टी को दे। तो इसका हक है कि ये कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको सर्कुलेट कर दें, नोटिस को, रिलेटिंग टू द रेजिग्नेशन। यानी कि जहां जहां रेलिवेंट बंदों को बताना है कि शेयर होल्डर्स को बता दिया, इसको बता दिया, जो जो आपके रेलिवेंट अथॉरिटीज है उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। ये क्या है आपके पास? ऑडिटर के राइट्स हैं और उसकी सॉरी राइट्स हैं अपॉइंटमेंट के वक्त और उसकी रेजिग्नेशन के वक्त। चले जी आगे बेटा, प्रोसीड करते हैं। ऑडिटर की ड्यूटीज, फर्ज क्या है ऑडिटर का? हक तो है जो आपको मिल रहा है, ड्यूटी वो होती है जो आपको देनी है, आपको खुद क्या करना है। तो ऑडिटर की ड्यूटीज जरा देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है? ड्यूटीज, रिपोर्ट एंड ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयरली प्रेजेंटेड। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना जो नॉर्मल है। अच्छा, ऑडिटर की ड्यूटी क्या लिखी है? ड्यूटीज, रिपोर्ट ऑन ओपिनियन ऑन एडिशनल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। एडिशनल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे लेट से फॉर एग्जांपल, ये पता है क्या है? रिपोर्ट ओपिनियन ऑन एडिशनल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ये कंट्री के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं। बेसिक ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। किसके ऊपर ओपिनियन देना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। मैं आपको ना पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, एक मिनट के लिए जरा रुकिएगा, इसको मैं हाइड करता हूँ, पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के लिहाज से एक इंडिविजुअल अपनी इनकम से जकात देता है। जकात चैरिटी को बोलते हैं ना। अच्छा, ये तो इस्लामिक लिहाज से है। पाकिस्तान में एक कानून है एज अ मुस्लिम कंट्री की, कंपनी कंपनी अपने हिस्से से जकात निकालेगी, जकात चैरिटी निकालेगी, पाकिस्तान का कानून है। और पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि ऑडिटर इसके ऊपर भी ओपिनियन देगा। समझ रहे बात? तो देखो, एक तो भाई ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो कि इंटरनेशनली आपके पास है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है। अब पाकिस्तान का कानून क्या कह रहा है कि भाई जब आप एफएस पे ओपिनियन देकर नीचे आ जाओगे ना, तो एंड में इस पर भी ओपिनियन देना कि जकात कंपनी ने प्रॉपर तरीके से डिडक्ट की है या नहीं। समझ रहे बात? तो ये ड्यूटी भी ऑडिटर की है। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको बोलेंगे एडिशनल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि ये लॉ पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जकात का कॉन्सेप्ट यूके में तो नहीं होगा ना, यूके तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, मुसलमान तो रहते हैं वहां पे, हर हर रिलीजन के लोग रहते होंगे। मैं कह रहा हूं उस कंट्री का कानून नहीं है। तो अब क्या है, अगर कोई कंट्री आपको बोलती है कि यार एफएस पे ओपिनियन तो लाजमी देना है, इन चीजों पे भी ओपिनियन देना है। अब ये जो एग्जाम्पल ली है, ये एग्जाम्पल आप समझ लें, ये एग्जाम्पल है यूके की,
ये कहाँ से उठाइए बेटा, ये एग्जांपल उठाइए यूके की लॉ की, क्योंकि जो भी आपको लॉस की चीजें मिलती हैं यहाँ पर वो मोस्टली यूके की होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, यूके के लॉ के मुताबिक एक ऑडिटर ने ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, एडेड टू लोकल लॉ, मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, कि कंपनी कानून को फॉलो कर रही है, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्री टू द रिकॉर्ड, जो बेसिक रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही है, एंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, कि कंपनी अपने इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कंसिस्टेंट रखती है, एंश्योर डिस्क्लोजर, एंश्योर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर बेनिफिट्स। ये सारी चीजें जो है ये यूके के लॉ में ऑडिटर ने इसके ऊपर भी ओपिनियन देना है। समझ रहे बात, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, चुपचाप बोलना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस। इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटी वो है जो उस कंट्री का कानून कह रहा है, मिसाल के तौर पे यूके का कानून ये कह रहा है। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, बात समझ रहे हैं, दैट्स अ पॉइंट। नाउ मूव नेक्स्ट। अच्छा अब हम आगे बेटा प्रोसीड करते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, इंटरनेशनल रेगुलेशंस। अच्छा एक चीज बेटा आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल रेगुलेशंस का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल ये आपके सामने एक चीज आ रही है, आईफैक। आईफैक का मतलब क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। आपने कभी ये नाम सुना है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर होती है, यूएनओ, जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग कंडक्ट होती है। अब आ जाते हैं हमारे अकाउंटेंसी प्रोफेशन पे। अकाउंटेंसी प्रोफेशन क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो लेक्चर में ऊपर आपने देखा था ना, जो जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होती है, इनकी तरफ से रिकॉग्नाइज है। मैं आपको एक मिसाल दूं, होता क्या है कि मैं और आप पढ़ लिख कर, क्या बोला मैंने, मैं और आप पढ़ लिख कर आईफैक के मेंबर नहीं बन सकते। हम मेंबर बनते हैं एसीसीए के, एसीसीए इसका मेंबर है। आईफैक की आईफैक की आपके पास मेंबर बॉडीज है। आईफैक की क्या बेटा आपके पास मेंबर बॉडीज है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये अराउंड 170 बॉडीज है। अराउंड क्या है बेटा आपके पास 170 बॉडीज है, जैसे एसीसीए, आई कैप, इस तरह ये इससे रजिस्टर्ड होती है। अब आईफैक एक इंटरनेशनल इदारा है जो रेगुलेट करता है हमारे प्रोफेशन को। अब क्या हुआ, आईफैक के अंडर आता है आईएसबीए कोड ऑफ एथिक्स। ये जितना भी आप एथिक्स पढ़ते हो ना, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फ इंटरेस्ट, ये वो जितने भी आपके पास है, सब आईफैक का एक डिपार्टमेंट है, उसने एथिक्स बनाया। फिर नीचे आ जाए, ये तो आपको पता ही ना, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जितने भी आपके पास आइजाज आते हैं, तो बेसिकली ये आईफैक का एक डिपार्टमेंट है। आईफैक आप ये समझ, आईफैक एक डिपार्टमेंट है। आईफैक एक इंटरनेशनल इदारा है, ये आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, अमेरिका में, जाके देख लेना बाद में, अभी नहीं देखना, ठीक है, अभी जरा सुने लेक्चर। तो ये इदारा है, इसका एक बोर्ड है, ये समझ लें कि इसका ये पूरी कंट्रीज ने, दुनिया की कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये जो ऑडिट स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ये जितने भी आइजाज वगैरह वो ये लोग डिजाइन करते हैं। तो IAASB, तो ये आइजा क्रिएट करते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, ISQM। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है ये एक अलग स्टैंडर्ड है, ये इसका एक टॉपिक भी अलग ही होगा डेफिनेटली। बेसिकली ऑडिट में क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखा है। तो ये पूरी आपके पास इंटरनेशनल रेगुलेशंस है। इंटरनेशनल, कंट्री लेवल पर रेगुलेशन अलग है, समझ रहे, कंट्री लेवल पर रेगुलेशन अलग है, ये इंटरनेशनल रेगुलेशंस है। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट, ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आईफैक was set up in 1977 based in New York, 1977। अच्छा अब एक बात बताऊं मैं आपको, एसीसी तो 1905 से चल रहा है, इसी से ऑपरेट कर रहा था। फिर 1977 में एक इदारा बनाया जिसको सारी दुनिया की प्रोफेशनल बॉडीज ने बोला ये जो स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं हम ले लेंगे। समझ रहे बात, तो ये यूनाइटेड बनी चीज है। चले आगे बढ़ते हैं। इट इज अ नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और एसीसीए इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। जो एसीसीए है वो आईफैक का मेंबर है।
और आईफैक के आपके पास मैंने क्या लिखा है, अराउंड 170 मेंबर बॉडीज है। यानी कि आप ये समझ लें कि ACCA, आई कैप, ये जितने भी हैं आपके पास, ये जैसे समझ, ये क्या हो गया आपके पास, जैसे ACCA हो गया, आपके पास आई कैप हो गया, आपके पास ICAEW हो गया, आपके पास ICAI हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, पाकिस्तान, ACCA, इस तरह अराउंड आपके पास अराउंड 170 बॉडीज हैं। ठीक है, अराउंड 170 बॉडीज है, जिसमें ACCA बहुत ज्यादा फेमस है। ये तकरीबन आप अमेरिका में CPA USA चलता है, और ACCA वर्ल्ड, तो इस तरह बहुत सारी आपके पास जो है ना ये क्वालिफिकेशंस हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनली, ये तमाम चीजें। तो आपका जो ACCA है वो आईफैक का मेंबर है। अब आप याद करो, इसी वीडियो लेक्चर में ऊपर मैंने आपसे कहा था ना रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी, तो वो आईफैक से जो रिकॉग्नाइज होती है, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, जो आईफैक से रिकॉग्नाइज होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज एन इंटरनेशनल रेगुलेशंस, ये वही अगेन इंटरनेशनल रेगुलेशन चल रही है आपके पास। ये आईफैक का रोल और ये इसकी मेंबरशिप, ओवर 175 मेंबर्स हैं। एग्जांपल ACCA मैंने आपके पास पीछे कितना लिखे था, 170, अराउंड 170 है, ये 175 भी हो जाएगा, ये लो अराउंड 175 है। ठीक है, 170 175 इस तरह, जब हम जो नहीं बोलते 19 20 इस तरह, 8 सवा 8 बजे आ जाऊंगा, तो ये अराउंड इतनी बॉडीज है आपके पास। एनीवेज, आईफैक, अब जरा बेटा ये चीज जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आईफैक, मैं आपको सबसे पहले इसका रोल बता रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आईफैक, बल्कि एक मिनट रुके, इसको मैं इस तरीके से करता हूं। ये हो गया रोल और ये हो गया मेंबरशिप। आईफैक है, उसके नीचे काउंसिल है, फिर बोर्ड है, फिर कमेटी है, फिर IASB है। मतलब आप ये समझ लें कि लेयर्स है, पूरी लेयर्स है आईफैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसका रोल क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप में कौन है, 175 बॉडीज है अराउंड, ओवर, जिसमें आपके पास ACCA भी शामिल है। सही है, नीचे आ जाए। फिर एक काउंसिल बनी है। काउंसिल का क्या काम होता है, काउंसिल नहीं होता जैसे इंस्टीट्यूट्स या हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट काउंसिल है, यानी कि स्टूडेंट का एक वो ग्रुप काउंसिल। तो ये काउंसिल वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर, यानी कि अगर 175 बॉडीज है तो 175 लोग होंगे जो कि ACCA को, आई कैप को, इसको उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी मैं आई कैप मेंबर हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं और मैं आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पूरी एक काउंसिल बनेगी, और इस काउंसिल का काम क्या है, इलेक्ट मेंबर ऑफ बोर्ड, जो नीचे बोर्ड है ना, इसका बोर्ड का मेंबर इलेक्ट करेंगे, डिटरमिन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, जो भी आपकी ये है ना आपके पास फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो भी है, वो ये काम करेंगे काउंसिल का। फिर नीचे आ जाते हैं बोर्ड, बोर्ड का क्या काम है, सुपरवाइज आईफैक वर्क प्रोग्राम। किसको सुपरवाइज करेंगे बेटा, आईफैक का जो वर्क प्रोग्राम है उसको सुपरवाइज करेंगे सही तरीके से। और इसमें कौन है, एक प्रेसिडेंट होगा, एंड नॉट मोर देन 22 मेंबर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज इलेक्टेड एवरी 3, नॉट मोर देन 22 मेंबर, यानी कि 22 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, फ्रॉम मैनी कंट्रीज, हर कंट्री से जो लोग आएंगे, एक बोर्ड बन जाएगा। और इस बोर्ड को इलेक्ट कौन करेगा, काउंसिल इलेक्ट करेगा। मतलब क्या बना, आप ये समझ लें कि 175 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए, काउंसिल बन गई, उन्होंने लोग मुंतखब करना शुरू किया कि यार ये 22 लोगों का एक बोर्ड बना दिया जाएगा। और बोर्ड का काम क्या है, आईफैक के काम को सुपरवाइज करना। फिर नीचे आ गई कमेटी, कमेटी का क्या काम है, सॉरी कमेटी में कहा, कैरी आउट आईफैक वर्क, कैरी आउट, कमेटी काम को करती है, एग्जीक्यूट करती है, काम को एग्जीक्यूट करती है, कैरी आउट द टास्क, उस प्रोग्राम को कैरी आउट करता है। कमेटी में कौन लोग हैं, ऑडिट कमेटी है, कंपनी की ऑडिट कमेटी नहीं है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की बेटा, ये रेगुलेटर्स है। गवर्नेंस कमेटी, प्लानिंग एंड फाइनेंस कमेटी, पब्लिक पॉलिसी रेगुलेशन एडवाइजरी ग्रुप, यानी कि बोर्ड के अंडर कमेटीज आ गई। 22 लोगों का बोर्ड बन गया, और फिर उनके नीचे कमेटी बन गई। या आप लोग जो है ना, ये आप ये 3 लोगों की कमेटी ऑडिट के मामलात को देखेंगे, 3-4 लोगों की जो कमेटी है वो प्लानिंग एंड फाइनेंस को देखेंगे। कमेटी अलग 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 जो काम एलोकेट किए हुए हैं। फिर नीचे आ जाएंगे तो बेटा आपके पास क्या है यहाँ पे, IASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, 18 मेंबर्स है नॉमिनेटेड बाय बोर्ड।
यानी कि ये 18 लोग जो है ना, 18 जो आपके पास मेंबर्स हैं, सॉरी सॉरी, ये जो 18 मेंबर्स है ना नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, बेटा ये 22 मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब इनके मेंबर कौन है? मेंबर का मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडीज होती है, और डेफिनेटली अकाउंटिंग बॉडी खुद थोड़ी को चल के आएगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे ना यार। तो मेंबर्स कौन है बेटा? ये अकाउंटिंग बॉडीज है। ठीक है, एनीवेज, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, और इसका काम क्या है? सेट आइजा एंड आईएसएई, आईएसएई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है ना आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटेट्स कन्वर्ज ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी कि एक कंट्री का लोकल कानून ये कह रहा है और इंटरनेशनल कानून ये कह रहा है, उसको रिकंसाइल करके एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना। स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन प्रोफेशन, यानी कि अब ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाले लोग हैं। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज करो अभी और ये दोबारा रीड करो, एक बार रीड करो पॉज करके। ठीक है, चले जी, आई एम वेल अज्यूमिंग कि आपने इसको पॉज करके बेटा रीड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ IAASB स्टैंडर्ड्स, IAASB स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट वो कैसे होती है? अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है। देखिए कैसे, मतलब स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं। पहले रिसर्च एंड कंसल्टेशन। अच्छा ऐसे नहीं है, मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने वो आइजा पढ़ा है ना 320 मटीरियलिटी का, ऐसे नहीं कि वो सुबह लोग है जी स्टैंडर्ड बन गया। भाई स्टैंडर्ड बनाने से पहले प्रॉपर एक रिसर्च करनी चाहिए। तो सबसे पहले रिसर्च एंड कंसल्टेशन। आप प्रोजेक्ट टास्क फोर्स, प्रोजेक्ट टास्क, आपको एक टास्क फोर्स है, उसको बोला गया कि भाई रिस्क असेसमेंट के ऊपर, आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी के ऊपर आप कोई आइजा हमने बनाना है। कोई भी आइजा जब ये लोग बनाते हैं या कुछ भी उसमें चेंजेस भी करते हैं, आपको पता है आईएएस और आइजाज में चेंजेस भी, अमेंडमेंट्स भी आती रहती हैं, तो जब आएंगी तो आएंगी डेफिनेटली। A project task force is established to develop a draft standard और practice statement। फिर ट्रांसपेरेंट डिबेट होती है, पहले रिसर्च कर लिया फिर डिबेट हुई। डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं है, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से। A proposed standard is discussed at a meeting open to the public। यहाँ पर पब्लिक से मुराद कौन है? जो स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग हैं। अब ये नहीं कि वो टीवी पे आगे शुरू हो जाएंगे फिर वो अजीब वगैरह किस्म की कमेंट्स आना शुरू होते हैं, ऐसा नहीं। एक्सपोजर फॉर पब्लिक कमेंट, एक्सपोजर ड्राफ्ट आर पुट ऑन आईएएसबी वेबसाइट। पब्लिक कमेंट, अच्छा ये यहाँ से पब्लिक का मतलब ये कि पब्लिक के लिए ओपन करी जाएगी ये ट्रांसपेरेंट डिबेट, मतलब पब्लिक को इसके बारे में बताया जाएगा। फिर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर ड्राफ्ट का बेटा मतलब ये होता है आपके पास कि एक ड्राफ्ट बना लिया, पक्का नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं ना यार ये एक नॉर्मल सी चीज है यार, ये इसको भी पक्का नहीं किया हमने। वेबसाइट पे बनाई, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कमेंट फॉर मिनिमम ऑफ 120 डेज, 120 दिन का टाइम है। तो जो अब ये पब्लिक कौन होगी? इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, जाहिर है अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। फिर कंसिडरेशन ऑफ कमेंट्स, फिर सारे कमेंट्स को गौर से देखा जाएगा। एनी कमेंट्स एक्सपोजर आर कंसीडर्ड एट एन ओपन मीटिंग ऑफ IAASB एंड इट इज रिवाइज्ड एज नेसेसरी। और फिर आखिर में एक अफर्मेटिव अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल इज मेड by the affirmative vote of at least 2/3 of IAASB members। तो ये आपके पास 2/3 ऑफ IAASB मेंबर्स इसको वोट देंगे तो वो कानून आपके पास बन गया, आई मीन आइजाज बन गए। अगेन बेटा मैं चाहूंगा, अच्छा इसको ना ये आपके पास याद होने चाहिए कि पहले रिसर्च हुई है, फिर डिबेट हुई है, फिर उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट बना है, फिर लोगों के कमेंट्स को आपने कंसीडर किया है, फिर अप्रूवल हो गया 2/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स कौन है? अकाउंटिंग बॉडीज है बेटा। मेंबर्स से मतलब यहाँ पर कौन है? अकाउंटिंग बॉडीज। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इस चीज को ध्यान रखना। वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो जरा जल्दी से, पॉज करके जल्दी से देखो बेटा, इस वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से रीड करो। अच्छा, आई एम वेल अज्यूमिंग कि आपने इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लिया है। नाउ लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें से ना केस OTQs वगैरह ये चीजें आ सकती हैं, समटाइम्स नॉलेज बेस भी आ सकता है एग्जाम में, तमाम चीजें। आगे बढ़ते हैं। खैर एनीवेज, रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडी का रोल क्या है? क्या काम है प्रोफेशनल बॉडी का? जैसे मेरे यहाँ पे मतलब क्या है, ACCA। देखो हमारे लिए तो प्रोफेशनल बॉडी कौन है?
एसीसी है ना, आई कैप है ना, उनका क्या किरदार है, उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है, क्या रोल क्या है एसीसी का। चलें जी, एसीसी का रोल बेटा क्या है, सबसे पहले आप देखें, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक एसीसीए, आईसीडब्ल्यू promote the quality within the profession through provision of, यानी कि ये जो हमारा अकाउंट, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये एनरॉन का केस और ये तमाम चीजें, इसकी वजह से जो है ना वो प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। तो इनका काम ये है कि अपने इस प्रोफेशन की क्वालिटी को इनहेंस करे, प्रोमोट करे। कैसे करेगी, देखें, rigorous qualification to acquire knowledge and skills needed to provide a competent service, qualification introduce करे। अब ये आईफैक में थोड़ी बोला इसी से कि ये 13-14 पेपर्स होने चाहिए, एक क्वालिफिकेशन डिजाइन करो। आई कैप एसीसी में इतने पेपर्स है, आई कैप में इतने पेपर्स है, आईसीडब्ल्यू में इतने पेपर्स है, तो इनका काम क्या है, कोर्स डिजाइन करना, ये पेपर्स डिजाइन करना, F1 F2 F3 डबल APM जो भी आपके पास है, ठीक है, नॉलेज क्वालिफिकेशंस के लिए, समझ रहे। सपोर्ट टू मेंबर्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल वैल्यूज। एसीसी आपको बार बार बोलेगा, अच्छा जैसे आपने एसीसी किया है, आपको वर्किंग लाइफ में कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एसीसी को कांटेक्ट करें, ईमेल करें, तो उनका काम है आपको सपोर्ट करना। सपोर्ट टू मेंबर्स यानी कि जो आप लोग हैं, मैं और आप। टेक्निकल एक्सपर्टीज टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैटर्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैटर्स, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज भी बेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। कैसे, दिस इनपुट मे हेल्प शेप द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन अफेक्टिंग द प्रोफेशन। यानी कि अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है ना, गवर्नमेंट को, जैसे आप एग्जांपल लें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है आई कैप, तो गवर्नमेंट उनसे मशवरा ले सकती है नया कानून बनाने के लिए। यार एक होता है ना, कंट्री का भी तो एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसको अगर कोई फाइनेंशियल लॉज बनाने हैं तो उसके लिए आईकेएफ वाले मेंबर से मशवरा ले लिया। तो आपकी ड्यूटी क्या बनी, आपका रोल क्या बना, कि अपना इनपुट देना, एक नए कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट को भी जो इनपुट की जरूरत पड़ती है वो दी जा सकती है, ठीक है, इनका रोल है ये। आगे बढ़ते हैं, यही रोल्स कंटिन्यू, रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज नोट, टू ऑब्टेन सच मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी अ पर्सन मस्ट। अरे यार, ये आई कैप एसीसी का मेंबर बनने के लिए क्या करना है, पहले क्लासेस लेनी है, फिर पेपर देना है, पास होना है, एक्सपीरियंस लेना है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट आ गया, खत्म, आगे बढ़े। सक्सेसफुली कंप्लीट एग्जाम्स बाय प्रो, सर ये नहीं दिया जाता हमसे एग्जाम, एग्जाम की बड़ी टेंशन होती है, ओए पढ़ो और पेपर दो, चलो ठीक है, एग्जाम्स देना है, अच्छे से पास करना है, अल्लाह करे सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, आमीन। be able to demonstrate appropriate practical experience, usually minimum of 3 years, जो practical आपकी requirement होती है। complete an ethical assessment, फिर एक ethics का पेपर भी होता है आपके पास, ये सिनेरियोस दिए जाते हैं और एथिकल चीजों के बारे में आपसे सवाल जवाब करते हैं कि यार तुम कितने एथिकल हो, एथिकल असेसमेंट होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेंबरशिप अ पर्सन मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटिंग कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी टू एंश्योर नॉलेज एंड स्किल्स आर कीप अप टू डेट। बेटा एक मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊं, ये क्या चीज होती है सीपीडी। एग्जाम्पल, आपको पता है, जैसे आप बच्चे उन्होंने जिन्होंने F7 पढ़ा है, रेवेन्यू स्टैंडर्ड होता है IFRS 15। बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले ये होता था IS 18, खत्म हो गया, IFRS 15 से रिप्लेस हो गया। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं हारिस हनीफ, मैंने जब एसीसी किया था उस वक्त मैंने ये पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, अब ये आ गया है। तो अब आप सोचिए, अगर मैं इन प्रैक्टिस हूं और मैं इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूं, तो क्या मुझे इस IFRS 15 के स्टेप्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए। सीपीडी इसको कहते हैं। आई बात समझ में, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने जब ये एसीसी किया तो ऑडिट रिपोर्ट अलग तरीके से थी, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ये ऑडिट का पेपर, जून 2014 से F8 का पेपर पढ़ाना शुरू किया था, यस जून 2014 की अटेम्प्ट के लिए शायद, यस मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब ऑडिट का पेपर, और मैं पढ़ाता था उस वक्त वही वाली ऑडिट रिपोर्ट, 2016 तक वही ऑडिट रिपोर्ट चली है। लेकिन अब जो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आती है वो थोड़ी चेंज हुई है। तो मुझे बताओ, एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशनल पर्सन, अगर ये इसमें चेंजेस आ रही है तो क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए, मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेंबरशिप अ पर्सन मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि अपनी मेंबरशिप को तरोताजा रखने के लिए
आपको सीपीडी करना होगा। अच्छा, होता पता है कि मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे सपोज करें, अब जैसे एग्जांपल है कि यार एक एसीसी मेंबर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, आईकैप मेंबर, आईकैप ने ऑर्गेनाइज किया, एसीसी ने, किसी भी डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडी ने अगर ये चीज ऑर्गेनाइज की है, तो हमारा काम है सीपीडी लें, उसके क्रेडिट आवर्स नोट करें कि हमने इतना इतना टाइम अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को दिया है, तो वो फिर आपको सीपीडी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आपकी मेंबरशिप जो है ना वो जारी रहेगी। Also, it is required for members to comply with code of ethics to ensure they act in a professional manner. भाई एथिक्स तो हर जगह पर है यार, आपने हर जगह पे एथिक्स को फॉलो करना है। आगे बढ़े, नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर। तुम तुम ऑडिटर अगर नॉन कंप्लायंस है तो क्या होगा आपके साथ? देखो, if a member is found not to have complied with the rules of professional body, disciplinary actions will be taken. What is disciplinary actions? डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे बचपन में होता था ना, स्कूल में आप टीचर की बात नहीं मान रहे तो टीचर बोलते हुए जाओ बाहर बनो, कान पकड़ो, मुर्गा बनो, अंडा दो। ठीक है, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके पास हो सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसको डिसिप्लिनरी एक्शंस कहेंगे, आपको रिमांड में लिया जा रहा है। अब अगर एक ऑडिटर not to have complied with the rules of professional body, disciplinary actions will be taken like, आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? फाइन दिया जाएगा डेफिनेटली बेटा, वार्निंग दी जाएगी, रेप्रीमेंट्स मतलब एक वार्निंग दी जाएगी आपको, सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप फॉर सम लिमिटेड टाइम पीरियड। मिसाल, 1 साल के लिए आपके नाम से एसीसी का टैग हटा रहे हैं, 1 साल तक आप हमारे मेंबर नहीं हो। वो जैसे पुलिस और आर्मी फोर्सेस वगैरह में होते हैं ना कि सस्पेंड कर दिया, वो तो हो, आप बोलोगे मैं सस्पेंडेड ऑफिसर हूँ, ऑफिसर तो है, एसीसी तो किया हुआ है तूने, लेकिन एसीसी ने अपना नाम हटा लिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना, सस्पेंड हो गए एक तरह से, तो वो भी ऑफिसर तो है, लेकिन सस्पेंड हुआ है ड्यूटी से, अपना काम नहीं कर सकता, वो पेनल्टी है ना, ये भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप, ये तो बहुत सीवियर केस में होता है, मतलब कोई एक एक्सट्रीम केस में होता है, सीवियर केस में, कोई एक्सट्रीम केस में होगा कि आपको बेदखल कर दिया जाएगा एसीसी से, एसीसी वाला अपना ना बोलेगा आज से ये हमारा मेंबर नहीं है, अब ये कुछ भी करे हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एसीसी से बेदखल कर दिया उसने आपको। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सीवियर केस में आपके पास ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर केस में। अच्छा, फिर क्या लिखा बेटा आपके पास? मोस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस आर टेकन बाय द रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि ये कार्रवाइयां एसीसी ही करेगा अगर आपने ये कानून फॉलो नहीं किया तो। इन केस मैटर इज सीरियस, अगर मैटर आपके पास बहुत ज्यादा सीरियस है, इट कैन बी रेफर्ड टू नेशनल रेगुलेटर एंड एक्शंस कैन बी टेकन एट हाई लेवल लाइक मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट इशू। एक ऑडिटर ने मनी लॉन्ड्रिंग पे क्लाइंट का साथ दे दिया, काले पैसे को सफेद पैसा साबित करने में, तो ये मामला अब आप मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी रेगुलेटर्स हैं उनके पास ले जाएंगे, अब कानून फैसला करेगा, यानी अब एसीसी ने अपने मेंबर को अरेस्ट करके कंट्री के कानून के हवाले कर दिया, भाई तू जान कोर्ट जाने और ये जाने, लेकिन एसीसी वहां पर होगा कि मेरा तो ये अब बेदखल हो गया, इस तरह। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया तो फिर कानून के हवाले किया जाएगा, फिर कानून जो देखा जाएगा वो देखेंगे उसके साथ क्या करना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है बेटा आपके पास? अब ये जरा चेक कीजिएगा, इसमें क्या लिखा है बेटा? बाय हैविंग सच काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन पब्लिक कैन बी अश्योर्ड, इससे प्रोफेशन बदनाम नहीं होता, इससे प्रोफेशन के ऊपर मजीद ट्रस्ट आता है। जैसे एग्जांपल, अगर एक बंदे ने कुछ गलत किया, एसीसी ने एक्शन लिया और उसको सजा दी और कानूनी लेवल पर भी उसको सजा मिली, तो पब्लिक खुश होगी, ये देखो ये अपने ही लोगों को के खिलाफ एक्शन लेते हैं अगर गलत करते हैं तो पब्लिक कैन बी एश्योर्ड दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स विच इंक्रीजेस द ट्रस्ट इन द प्रोफेशन एज अ होल, ठीक है ना, इससे आपका एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन होगा। तो ये था बेटा आपके पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का। अगर मैं आपको लुबे लुबाब समरी खुलासा बताऊं तो सिंपल सी बात ये है, हर एक प्रोफेशन के ऊपर कानूनी नजर है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग के प्रोफेशन के ऊपर भी एक कानूनी नजर होनी चाहिए। ब्रीच होगा तो ये आपकी सजा मिलेगी, कंप्लाई करेंगे तो चलते जाएंगे, ठीक है।
तो ये था बेटा आपके पास ये चैप्टर रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। रिवाइज जरूर कीजिएगा। चले अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।